तो हम पढ़ रहे रमेश सिंह भारतीय अर्थव्यवस्था। और भारतीय अर्थव्यवस्था में हम पढ़ रहे हैं वितरण तंत्र मॉडल। ये हमारा वीडियो संख्या 2 है। 1 नंबर जो वीडियो है, पहला वीडियो जो है हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप प्लेलिस्ट में जा कर के चेक कर लीजिएगा। तो वितरण तंत्र मॉडल, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मॉडल जो है उसको पढ़ना शुरू कर रहे हैं हम। वितरण तंत्र के क्षेत्र में 3 मॉडल ऐतिहासिक रूप से अस्तित्व में हैं: राज्य बाजार तथा राज्य बाजार का मिला जुला मॉडल। यानी वितरण में अकेला राज्य वितरित करे या केवल बाजार पर छोड़ दिया जाए, सरकार या राज्य उसमें समर्थन ना ही करे, कोई किसी प्रकार का हस्तक्षेप ही न करे, या फिर ऐसा हो सके कि राज्य और बाजार मिला जुला वितरण तंत्र मॉडल चलाए। पहले प्रकार की वितरण प्रणाली जिसे केवल राज्य में कहा जाता है, राज्य यानी सरकार वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति का पूरा जिम्मा लेता है। ठीक है, राज्य पूरा जिम्मा लेता है, जिसके लिए उपभोक्ता को कोई भुगतान नहीं करना पड़ता। इस प्रणाली के सर्वोत्तम उदाहरण हैं पूर्व सोवियत संघ और चीन और पूर्व सोवियत संघ जो थे, इस तरह के उदाहरण हैं। दूसरे प्रकार की प्रणाली बाजार आधारित है, जो कि मूल्य प्रणाली यानी प्राइस मैकेनिज्म के अनुसार कार्य करती है। इस प्रणाली में वस्तुओं एवं सेवाओं की बाजार में उपलब्धता उनकी मांग एवं आपूर्ति के आधार पर होती है। उनका मूल्य खुले बाजार में निर्धारित होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं की यही वितरण प्रणाली थी। 1929 की महान मंदी तक अमेरिकी देशों में ये प्रणाली चलती थी, बाजारी प्रणाली। तीसरी और सर्वाधिक प्रचलित वितरण प्रणाली अन्य दोनों प्रणालियों के अनुभवों से उपजी, जो राज्य बाजार का मिश्रण है। इस प्रणाली में कतिपय वस्तुओं एवं सेवाओं को लोगों के बीच राज्य द्वारा मुफ्त या छूट पर उपलब्ध कराया जाता है, जबकि कुछ अन्य वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति सीधे बाजार करता है, जिसके लिए उपभोक्ताओं को बाजार आधारित मूल्य चुकाना पड़ता है। दुनिया की लगभग सभी अर्थव्यवस्थाएं इन्हीं में से एक या अन्य प्रकार की वितरण प्रणालियों का अनुसरण करती हैं। जनसंख्या की सामाजिक आर्थिक रचना में परिवर्तन के अनुरूप अर्थव्यवस्थाओं में राज्य बाजार वस्तुओं सेवाओं की आपूर्ति के लिए पुनर्परिभाषित की जाती है। जनसंख्या की सामाजिक आर्थिक रचना में परिवर्तन के अनुरूप अर्थव्यवस्थाओं में राज्य एवं बाजार द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति के मिश्रण की पुनर्परिभाषा की जाती है। अब हम समझेंगे अर्थव्यवस्था का संगठन, ऑर्गेनाइजिंग एन इकोनॉमी। ऐतिहासिक तौर पर नागरिक समाज पर जिस एक मुद्दे ने सबसे ज़्यादा प्रभाव डाला है वह है अर्थव्यवस्था में उत्पादन की प्रक्रिया की व्यवस्था। क्या उत्पादन पूरी तरह से सिर्फ सरकार या राज्य की जिम्मेदारी होनी चाहिए, या फिर इसमें निजी क्षेत्र को भी काम करने की मंजूरी होनी चाहिए, या फिर संयुक्त उपक्रम सबसे बेहतर उपाय है? राज्य और निजी क्षेत्र की साझेदारी का उपक्रम संयुक्त उपक्रम होता है। क्या सबसे बेहतर है? संबंधित देशों की समसामयिक विचारधारा के अनुरूप विश्व में अर्थव्यवस्था को संगठित करने की अब तक 3 प्रणालियाँ उद्भूत हुई हैं। अर्थव्यवस्था की बेहतर समझ के लिए इनका संक्षिप्त विवरण आवश्यक है। पहली है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसको हम कहते हैं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है? 1776 में प्रकाशित एडम स्मिथ की मशहूर किताब द वेल्थ ऑफ नेशंस को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत माना जाता है। एडम स्मिथ 1776, पुस्तक का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशंस। एडम स्मिथ 1723 से 1790 स्कॉटलैंड में जन्मे दार्शनिक अर्थशास्त्री थे। यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो के प्रोफेसर स्मिथ के लेखन ने कुछ खास विचारों को जन्म दिया, पश्चिमी देशों में लोकप्रिय हुए और अंततः पूंजीवाद का जन्म हुआ। उन्होंने तब वाणिज्य और उद्योग में सरकार के ज़्यादा नियमन के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। इस नियमन की वजह से अर्थव्यवस्था का विकास उस रफ्तार से नहीं हो पा रहा था जिस रफ्तार से हो सकता था। उनके मुताबिक इसके चलते ही लोगों की आर्थिक स्थिति भी बेहतर नहीं हो पा रही थी। उन्होंने श्रम विभाजन पर जोर देते हुए कहा था कि अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप यानी नॉन इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट की नीति अपनाई जानी चाहिए। उन्होंने अपने सैद्धांतिक प्रस्ताव में बताया कि बाजार की शक्तियों के अदृश्य हाथ यानी इनविजिबल हैंड्स देश में संतुलन की स्थिति को लाएंगे और आम लोगों की स्थिति बेहतर होगी। लोक हित के लिए कोई अर्थव्यवस्था काम करे
और इसके लिए स्मिथ ने बाजार में प्रतिस्पर्धा को जरूरी माना था। जब संयुक्त राज्य अमेरिका स्वतंत्र हुआ तो उसने एडम स्मिथ के विचारों को अपनी नीतियों में शामिल कर लिया। यह एडम स्मिथ की किताब द वेल्थ ऑफ नेशंस के प्रकाशित होने के 1 साल बाद ही हो गया। इसके बाद स्मिथ के दूसरे विचार यूरोपीय और अमेरिकी देशों में फैले, मतलब दूसरे देशों में फैले। 1800 आते आते वहाँ की अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाने लगा। बाद में कई और नाम भी प्रचलित हुए, जैसे प्राइवेट एंटरप्राइजेज सिस्टम, फ्री एंटरप्राइजेज सिस्टम, मार्केट इकोनॉमी, ये सब नाम चलने लगे। इस व्यवस्था में क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है और उसे किस कीमत पर बेचना है, ये सब बाजार तय करता है। इसमें सरकार की कोई आर्थिक भूमिका नहीं होती है। दूसरी अर्थव्यवस्था है राज्य अर्थव्यवस्था, स्टेट इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था के इस प्रारूप का पहली बार सिद्धांत जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने दिया था। कार्ल मार्क्स का टाइम पीरियड 1818 से 1883 माना जाता है, जो एक व्यवस्था के तौर पर पहली बार 1917 की वॉल्शेविक क्रांति के बाद सोवियत संघ में नजर आई, और इसका आदर्श रूप जो है चीन 1949 में सामने आया। यह अर्थव्यवस्था पूर्वी यूरोप के कई देशों में प्रचलित हुई। राज्य अर्थव्यवस्था की दो अलग अलग शैलियाँ नज़र आती हैं। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, और 1885 से पहले चीन की अर्थव्यवस्था को साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। 1885 से पहले की जो चीन की अर्थव्यवस्था उसको साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, और समाजवादी अर्थव्यवस्था। दो इसके प्रकार हैं, और इसको अर्थव्यवस्था को हम जो है राज्य अर्थव्यवस्था कहते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सामूहिक नियंत्रण की बात शामिल थी, और अर्थव्यवस्था को चलाने में सरकार की बड़ी भूमिका थी। वहीं साम्यवादी अर्थव्यवस्था में सभी संपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण था, यहाँ तक श्रम संसाधन भी सरकार के अधीन ही थे। इसमें सरकार के पास सारी शक्तियाँ मौजूद होती हैं। मार्क्स के मुताबिक समाजवाद साम्यवाद के रास्ते में बदलाव का समय है। मार्क्स के मुताबिक समाजवाद साम्यवाद के रास्ते में बदलाव का समय है, लेकिन ये वास्तविकता में कभी होता नहीं है। समाजवाद जो है साम्यवाद में के रास्ते में बदलाव का समय है। मूल रूप से इस अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की लोकप्रियता के विरोध में हुई। इसमें हर विपरीत बातों को शामिल किया गया। इसमें उत्पादन, आपूर्ति और कीमत सबका फैसला सरकार द्वारा लिया जाता है। ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था कहते हैं, जो गैर बाजारी अर्थव्यवस्था होती हैं। समाजवादी और साम्यवादी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की शोषण के नाम पर आलोचना करती हैं। इसके जवाब में पूंजीवादी अर्थशास्त्री इसे राज्य पूंजीवाद भी कहते हैं, जहां केवल सरकार शोषक होती हैं। 1980 के मध्य तक साम्यवादी और गैर साम्यवादी नज़रिए से बौद्धिक जमात में गंभीर बहस हुआ करती थी। तीसरी अर्थव्यवस्था का प्रकार है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। बाजार के पास खुद को सही करने के गुण और एडम स्मिथ की अदृश्य हाथ वाली शक्ति को 1929 के आर्थिक महामंदी में झटका लगा। बाजार के पास खुद को सही करने के गुण और एडम स्मिथ के अदृश्य हाथ वाली अर्थव्यवस्था को 1929 की आर्थिक महामंदी में झटका लगा, और अमेरिका ही नहीं, पश्चिम यूरोप के कई देशों को इस महामंदी ने अपने चपेट में ले लिया था, जिसके चलते भारी बेरोजगारी, मांग और आर्थिक गतिविधियों में कमी, उद्योग धंधों पर तालाबंदी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इन समस्याओं से स्मिथ के विचार उभरने में नाकाम रहे। ऐसे समय में एक नई नज़रिए ने जन्म लिया, जो मशहूर किताब द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसके अलावा द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट और मनी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट और मनी, 1936 में ये किताब छपी। इसमें शामिल हैं, इसे देने वाले मशहूर अर्थशास्त्री व कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जॉन मेनार्ड केन्स थे।
केन्स ने सरकारी हस्तक्षेप के मूल सिद्धांतों और अदृश्य हाथों की प्रवृत्ति पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अदृश्य हाथ संतुलन की स्थिति पैदा भी करेगी, लेकिन वह गरीबों का गला घोंटकर ही संभव होगा। उन्होंने कहा मूल्य और मजदूरी में इतना लचीलापन नहीं होगा कि सबको नौकरी मिल पाएगी। उनके मुताबिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के पूर्ण रूप से लागू होने के बाद भी कुछ लोग बेरोजगार रहेंगे। ऐसे में मांग में गिरावट के साथ बाजार में मंदी का दौर शुरू हो सकता है। जिस पर अंकुश नहीं लगा तो 1929 की तरह महामंदी के दौर में परिवर्तित हो सकता है। बाजार की अर्थव्यवस्था की सीमाओं पर केन्स ने सवाल उठाते हुए सुझाव दिया कि अर्थव्यवस्था में सरकारी हाथ जो होते हैं, सरकार का मजबूत दखल होना चाहिए। मंदी से अर्थव्यवस्था को बाहर निकालने के लिए केन्स ने सरकारी खर्चे बढ़ाने, विवेकाधीन मौद्रिक नीति, राजकोषीय घाटा, ब्याज दर में कटौती, मुद्रा की सस्ती आपूर्ति इत्यादि और उत्पाद और सेवाओं की मांग को मजबूत करने का सुझाव दिया, क्योंकि ये सब मंदी के अहम कारक थे। क्या मंदी के अहम कारक थे? केन्स के मुताबिक राजकोषीय घाटा, ब्याज दर में कटौती, मुद्रा की सस्ती आपूर्ति, उत्पाद एवं सेवाओं की मांग, ये सब जो है कारक हैं। जब केन्स आर्थिक मंदी के कारकों की तलाश कर रहे थे, उससे बचाव के रास्ते तलाश रहे थे, तब पूरे यूरोप, अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का चलन छाया हुआ था। उन्होंने सुझाव दिया कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में समाजवादी अर्थव्यवस्था यानी पूर्व सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को अपने में पचाना चाहिए। उस दौर में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सभी सामान और सेवा बाजार व्यवस्था के अधीन थी। इसका मतलब ये हुआ कि आम लोगों की ज़रूरत की हर चीज़ आपूर्ति प्राइवेट एंटरप्राइजेज द्वारा की जाती थी। इसका नतीजा ये हुआ कि पैसे और धन का प्रवाह आम आदमी से उत्पादन और आपूर्ति संभालने वाले चंद लोगों की ओर होने लगा, और इस प्रक्रिया में आम आदमी की क्रय शक्ति लगातार गिरती गई। आखिर में इससे मांग बुरी तरह प्रभावित हुई और आर्थिक महामंदी का दौर आ गया। केन्स की सलाह के मुताबिक कई पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में नई आर्थिक नीतियों को शुरू किया गया था। इनमें बेहद महत्वपूर्ण बदलाव हुए, जिसके मुताबिक अर्थव्यवस्था में सरकार की सक्रिय भूमिका की शुरुआत हुई। सरकार ने कुछ आधारभूत उत्पाद एवं सेवाओं का उत्पादन और उसका वितरण शुरू किया, जिसे पब्लिक गुड्स कहा गया। इन उत्पादों का लक्ष्य सभी लोगों को न्यूनतम पोषण, स्वास्थ्य सुविधा, सफाई, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना था। ज़रूरत पड़ने पर उत्पादों पर होने वाला खर्च आम लोगों के कर पर डाला जा सकता था। 1930 से 1950 तक यूरोप और अमेरिका में कुल जीडीपी का 50% हिस्सा सरकार द्वारा सार्वजनिक उत्पादों के उत्पादन पर खर्च किया गया, जो सोशल सेक्टर के नाम से भी मशहूर हैं। अत्यधिक आवश्यकता वाले उत्पाद और सेवाओं को आज तक लोग प्राइवेट गुड्स के नाम से खरीदते हैं। इसे कुछ ही दिनों के भीतर सरकार को मुफ्त में मुहैया कराना पड़ा, ताकि आम जनता में मौजूद सुविधा और सामान पर खर्च कर सके, ताकि उनकी मांग कायम हो। उपरोक्त उदाहरण यहाँ ये समझाने के लिए दिए गए हैं कि किस तरह से पूंजीवादी व्यवस्था ने खुद को नए सिरे से बदला और इसमें कुछ उपयोगी गैर बाजारी अर्थव्यवस्था यानी सरकारी अर्थव्यवस्था को शामिल किया। मिश्रित अर्थव्यवस्था की शुरुआत इस तरह से हुई और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को चुनौती मिली। अर्थव्यवस्थाओं के विकास के इस दौर में सरकारी अर्थव्यवस्थाओं की स्थिति को देखना भी दिलचस्प है। पोलिश दार्शनिक ऑस्कर लांज 1904 से 1965 का टाइम पीरियड ऑस्कर लांज का है। उन्होंने 1904 से 1965 के दरमियान उनके टाइम पीरियड में 1950 के दशक में जो पोलिश दार्शनिक थे ऑस्कर लांज, उन्होंने भी यही प्रस्ताव दिया कि समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं के लिए उन्होंने ये दिया था। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लिए जो दिया था वो केन्स ने दिया था, और समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं के लिए ऑस्कर लांज साहब कहते हैं कि केन्स ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लिए जो दिया था वही समाजवादी अर्थव्यवस्था के लिए ऑस्कर लांज ने दिया। प्रोफेसर लांज ने समाजवादी अर्थव्यवस्था की अच्छी चीज़ों की प्रशंसा के साथ साथ पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली से कुछ अच्छे तत्वों के समावेश की सलाह दी। उन्होंने सरकारी अर्थव्यवस्थाओं को बाजार समाजवाद यानी मार्केट सोशलिज्म की तरफ अग्रसर होने की सलाह दी। मार्केट सोशलिज्म शब्द ऑस्कर लांज की देन है। हालांकि सरकारी अर्थव्यवस्थाओं ने उनकी सलाहों को खारिज कर दिया। उस वक्त समाजवादी अर्थव्यवस्था में इस तरह के बदलाव को निंदनीय माना गया। हालांकि बाद में सुझाव कहीं ज़्यादा लोकतांत्रिक साबित हुआ। केन्स ने सुझाव दिया था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। प्रोफेसर लांज ने कहा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर कुछ कदम बढ़ाना चाहिए।
लोकतंत्र में इस तरह के प्रयोग की गुंजाइश होती है जिसका परिणाम आने वाले समय में मालूम होता है। लेकिन समाजवादी और साम्यवादी राजनीतिक व्यवस्थाएं अपनी प्रकृति में जड़ होती हैं, लिहाजा उन्होंने कोई प्रयोग नहीं किए और इसका असर ये हुआ कि अर्थव्यवस्थाओं का पतन शुरू हो गया। साम्यवादी चीन में माओ त्से तुंग के नेतृत्व में पहली बार अर्थव्यवस्था में सरकार के पूर्ण नियंत्रण के खिलाफ में विचार सामने आया। माओ त्से तुंग के नेतृत्व में साम्यवादी जो चीन थी उसमें माओ त्से तुंग के नेतृत्व में पहली बार खिलाफ आवाज़ उठी। अंततः चीन ने अपनी सरकारी अर्थव्यवस्था में सीमित दायरे में बाजार की अर्थव्यवस्था को शामिल करने की शुरुआत की। इस दिशा में 1985 में चीन ने ओपन डोर की नीति के अंतर्गत बाजार समाजवाद को अपनाया। यह बाजार समाजवाद यानी मार्केट सोशलिज्म का पहला उदाहरण रहा। चीन दूसरे सरकारी अर्थव्यवस्था वाले देश चीन की तरह प्रयोग करने में नाकाम रहे क्योंकि उन्होंने इसके लिए पूरी तैयारी नहीं की। हालांकि दूसरी सरकारी अर्थव्यवस्थाओं के लिए बाजार की अर्थव्यवस्था को शामिल करना उतना आसान भी नहीं था। सोवियत संघ में भी बाजार की अर्थव्यवस्था को शामिल करने की कोशिशें हुई। सोवियत संघ में ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका नामक विचारों को अपनाया। ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका इन विचारों को अपनाया गया। रूसी शब्द ग्लासनोस्ट या ग्लासनोस्ट क्या है, इसका मतलब है खुलापन, और पेरेस्ट्रोइका का अर्थ हुआ पुनर्संरचना, यानी कि खुलापन और पुनर्संरचना, यानी कि ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका करना जरूरी है, यानी खुलापन और पुनर्संरचना से आवश्यक है। इसका मतलब है परिणाम में बाजार के चलते ही सोवियत संघ का बंटवारा हो गया। इसके परिणाम के चलते ही सोवियत संघ का बंटवारा हुआ था, ठीक है, अर्थव्यवस्था के चलते। विशेषज्ञों के मुताबिक बंटवारे की वजह आर्थिक कुप्रबंधन के चलते राजनीतिक व्यवस्था का चरमरा जाना रहा। दूसरा, सरकारी अर्थव्यवस्थाओं ने जब मार्केट सोशलिज्म को अपनाने की कोशिश की तो बदलाव के दौर में उन्हें गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजरना पड़ा। दरअसल बाजार समाजवाद की दिशा में अग्रसर होने से पहले कई मापदंडों पर उसकी तैयारी करनी होती है। चीन ने माओ त्से के समय से ही, खासकर 1975 के बाद से, इस दिशा में काफ़ी होमवर्क शुरू कर दिया था। इसके चलते ही वह अपनी अर्थव्यवस्था में बदलाव लाने में कामयाब रहा। सरकारी अर्थव्यवस्था से बाजार की बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का चीन का सबसे बड़ा आदर्श उदाहरण है, ठीक है। सरकारी अर्थव्यवस्था से बाजार की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का चीन सबसे आदर्श उदाहरण है। इन दो घटनाओं का दायरा कई दशकों तक फैला हुआ था, जिसके तहत अलग अलग आर्थिक व्यवस्थाओं ने दूसरे के अनुभव और व्यवस्थाओं को अपने में समाहित किया। लेकिन 1980 के अंत तक दुनिया की कोई भी अर्थव्यवस्था सैद्धांतिक या व्यावहारिक तौर पर न तो पूंजीवादी रह गई थी और न ही समाजवादी। 1980 के अंत तक द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद उपनिवेशवाद के चंगुल से निकले दुनिया के कई देशों ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। इसमें भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे देश शामिल हैं। इन देशों के राजनेताओं को भविष्य दृष्टा माना गया, जो 1990 के दशक के मध्य तक आते आते साबित भी हुआ। वैसे व्यवहारिक तौर पर मिश्रित अर्थव्यवस्था को लेकर दुनिया में कोई खास उत्साह नहीं दिखा था। इस व्यवस्था की विशेषताओं और उसके अस्तित्व को लेकर किसी ठोस विचार का सामने आना बाकी था। इस दिशा में पहला विचार विश्व बैंक का आया। विश्व बैंक ने मिश्रित अर्थव्यवस्था की खासियतों के साथ साथ अर्थव्यवस्था में राज्य की दखल की ज़रूरत को भी स्वीकार किया। ये वैश्विक अर्थव्यवस्था के नज़रिए में बड़ा बदलाव था, क्योंकि विश्व बैंक यानी कि WB वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड को मुक्त बाजार वाली अर्थव्यवस्था का हिमायती माना जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में ये राय तब बनी जब 1999 में विश्व बैंक की रिपोर्ट 21वीं सदी में प्रवेश यानी द एंटरिंग द 21st सेंचुरी के नाम से प्रकाशित रिपोर्ट में ये हुई। इस रिपोर्ट में विश्व बैंक ने कहा सरकार विकास में अहम भूमिका निभाती है। लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है जो सरकार को बताए कि उन्हें क्या करना चाहिए। ख़त्म। विश्व बैंक ने आगे जाकर इस रिपोर्ट के माध्यम से सरकारों को, रिपोर्ट का नाम क्या है, एंटरिंग द 21st सेंचुरी। इस रिपोर्ट के मैं सरकारों को क्या सलाह, विश्व बैंक ने आगे जाकर इस रिपोर्ट के माध्यम से सरकारों को सलाह दी कि
अपने आर्थिक विकास, सामाजिक, राजनीतिक और अन्य ऐतिहासिक कारकों को ध्यान में रखते हुए उन खास क्षेत्रों और उसमें दायरे की पहचान करें जिसमें बाजार और सरकार दोनों का दखल हो। विश्व बैंक के इस अंतिम दस्तावेज ने एक तरह से ऐतिहासिक तौर पर चली आ रही अर्थव्यवस्थाओं के दौर यानी मुक्त बाजार की अर्थव्यवस्था और सरकारी अर्थव्यवस्था यानी कि एडम स्मिथ और कार्ल मार्क्स की मान्यताओं को खारिज कर दिया। ऐसा दोनों ही अर्थव्यवस्थाओं के अनुभवों के आधार पर किया गया। इस अर्थव्यवस्था ने दोनों तरह की अर्थव्यवस्था के मेल से बनी मिश्रित अर्थव्यवस्था की वकालत की। इस तरह से लंबे समय से चला आ रहा विवाद भी समाप्त हो गया कि कौन सी अर्थव्यवस्था बेहतर है, बाजार वाली अर्थव्यवस्था या सरकारी अर्थव्यवस्था। दोनों का मिश्रण बेहतर है। इस दस्तावेज में दोनों अर्थव्यवस्थाओं की खासियतों को शामिल किया गया। इसके मुताबिक दोनों अर्थव्यवस्थाओं की खासियत एक दूसरे की पूरक मानी जाती हैं। वास्तविक समस्या बाजार या फिर सरकार का होना भर नहीं है, बल्कि दोनों को मिलाकर बेहतर व्यवस्था बनाना है। बाजार अर्थव्यवस्था किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए अनुकूल हो सकती है और किसी देश के लिए प्रतिकूल। यह केवल विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्थिति के चलते संभव होगा। ठीक उसी तरह से सरकारी अर्थव्यवस्था भी किसी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी हो सकती है, किसी के लिए नहीं हो सकती है। वैसे ये तय है कि आर्थिक व्यवस्थाओं में न तो पूंजीवाद ही सबसे अच्छा है और न ही सरकारी अर्थव्यवस्था। हाँ, इन दोनों का मिला जुला स्वरूप मौजूदा समय में सबसे अच्छा उदाहरण है। सरकार बाजार काफ़ी हद तक किसी भी अर्थव्यवस्था के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पर निर्भर करते हैं, लिहाजा इसका कोई निश्चित प्रारूप नहीं बन पाया है जिसे दुनिया भर में एक समान तौर पर लागू किया जा सकता था। प्रत्येक अर्थव्यवस्था को बाजार और सरकार की हिस्सेदारी को खुद से तलाशना होता है। वैसे ये भी संभव है कि किसी अर्थव्यवस्था के बदलते समय के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थितियों में बदलाव के चलते अपनी मिश्रित अर्थनीतियों में भी बदलाव लाना पड़ता है। भारत में आर्थिक सुधार की प्रक्रिया 1991 में शुरू हुई थी। 1991 में भारत तो स्वतंत्रता के बाद से ही मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश रहा है, लेकिन 1991 में भारत के लिए नई मिश्रित अर्थव्यवस्था की तलाश शुरू की गई। स्वतंत्रता के बाद भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। उस दौर में मिश्रित अर्थव्यवस्था को लेकर दुनिया भर में भ्रम की स्थिति थी। मिश्रित अर्थव्यवस्था में कुछ आधारभूत और महत्वपूर्ण क्षेत्र आर्थिक जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकारों की होती हैं और बाकी आर्थिक गतिविधियां को बाजार के निजी समूहों के लिए छोड़ दिया जाता है। भारत ने स्वतंत्रता के बाद जिस मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया वह उस वक्त की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों के अनुकूल थी। 1990 के दशक में भारत में आर्थिक सुधार शुरू हुए। 1990 के दशक से तब अर्थव्यवस्था में सरकार और बाजार की हिस्सेदारी को नए सिरे से परिभाषित किया गया और एक नई मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। सामाजिक, आर्थिक स्थितियों में बदलाव के चलते सरकार और बाजार की हिस्सेदारी में बदलाव हुआ। नई मिश्रित अर्थव्यवस्था में बाजार की अर्थव्यवस्था का पक्ष लिया और कई व्यवस्थाएं जिन पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण था उसे निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए खोल दिया गया। इसके उदाहरण हैं दूरसंचार, ऊर्जा, सड़क, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस। इसी समय में कुछ ऐसे भी क्षेत्र रहे जिन्हें सरकार के अधीन ही रखा गया। इन क्षेत्रों को सामूहिक रूप से सामाजिक क्षेत्र कहा जा सकता है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सफाई, पोषण, सामाजिक सुरक्षा इत्यादि। भारत 1991 से पहले भी मिश्रित अर्थव्यवस्था का देश था और 1991 के बाद भी इसकी अर्थव्यवस्था मिश्रित ही रही, लेकिन सरकार और बाजार की अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी बदल गई। आने वाले समय में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कारकों में बदलाव होने पर भारत की अपनी अर्थव्यवस्था में ज़रूरत के मुताबिक बदलाव कर सकता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की शुरुआत जो है उसके विकास ने लंबे समय से चली आ रही बहस को ख़त्म कर दिया कि कौन सी अर्थव्यवस्था बेहतर है। ये बहस 1776 में एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस से शुरू होकर के विश्व बैंक 1999 की विश्व बैंक विकास रिपोर्ट के प्रकाशित होने तक जारी रहा था। यह भ्रम की स्थिति करीब 225 साल 1776 से 2000 तक बनी रही। मौजूदा समय में विश्व की अर्थव्यवस्था पर विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का दबदबा है। WTO जिस मिश्रित अर्थव्यवस्था का पक्षधर है वह मुक्त बाजार की अर्थव्यवस्था है। हालांकि इसमें ऐसा भी नहीं है कि सरकार अर्थव्यवस्था में दखल नहीं दे सकती, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर सरकार के कहीं ज़्यादा दखल की जगह बनाती हैं। अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका, रोल ऑफ द स्टेट इन एन इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था को संगठित करने का विवाद वास्तव में इस बात के चारों ओर घूमता रहा है
कि अर्थव्यवस्था में राज्य सरकार की भूमिका होनी चाहिए, मतलब सरकार की भूमिका होनी चाहिए। अर्थव्यवस्था में राज्य की 3 भूमिकाएं स्पष्ट होती हैं। पहली, अर्थव्यवस्था के नियामक यानी रेगुलेटर की भूमिका, जिसके अंतर्गत राज्य प्रमुख आर्थिक नीतियां बनाता है, उनका कार्यान्वयन करता है। और आर्थिक नियामक की भूमिका, पूंजीवाद, राज्य अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था तीनों में ही राज्य के पास रहा है रेगुलेटर का काम, नियामक का काम। दूसरी भूमिका है निजी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादनकर्ता आपूर्तिकर्ता भूमिका, जिसके अंतर्गत राज्य अपनी भूमिका का 2 रूप में निर्वाह कर सकता है। प्रथम रूप मतलब दूसरे जो भूमिका है उसमें 2 रूप हो सकते हैं। प्रथम रूप में क्या करता है, उत्पादनकर्ता आपूर्तिकर्ता के रूप में होता है। तो प्रथम रूप में वो अंतर्गत उत्पादों को नागरिकों तक बिना किसी मूल्य के आपूर्ति की जाती है, जैसा कि राज अर्थव्यवस्था समाजवादी और साम्यवादी में होता था। दूसरे रूप में राज्य इन उत्पादों को उपभोक्ता तक बाजार व्यवस्था के अनुसार पहुंचाता, जैसा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में वर्तमान में देखता है। ठीक, जहाँ सरकारी कंपनियां निजी कंपनियों की तरह कार्य लाभ या बिना सब्सिडी देकर काम कर रही हैं। तीसरा जो रूप है वो है लोक वस्तुओं सामाजिक वस्तुओं की आपूर्तिकर्ता की भूमिका। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, सामाजिक सुरक्षा इत्यादि सुविधाओं को जनता को सरकार बिना किसी भुगतान के पहुंचाती हैं। इनका भुगतान पूरी अर्थव्यवस्था सरकार को इनका भुगतान पूरी अर्थव्यवस्था करती है, सरकार करती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में राज्य यह भूमिका नहीं निभाता है। तो विभिन्न अर्थव्यवस्थाएं अपनी सामाजिक राजनीतिक विचारधाराओं के मुताबिक अपने राज्य के लिए विभिन्न भूमिकाएं तय करती हैं। अर्थव्यवस्था को संचालित करने के लिए दुनिया में अलग अलग सिद्धांत अपनाए जाते हैं। इस वजह से अतीत में विभिन्न आर्थिक व्यवस्थाओं की शुरुआत हुई। अर्थव्यवस्था के नियमन पर कोई विवाद नहीं है, क्योंकि सभी तरह की अर्थव्यवस्था में सरकार ही उसे नियमित करती है, लेकिन राज्यों की ओर से 2 गतिविधियों के चयन की वजह से वास्तविक अंतर पैदा होता है। अब वो 2 कौन सी गतिविधियाँ हैं? अर्थव्यवस्था में दोनों भूमिकाएं जो होती हैं वो सरकार के अधीन होती हैं। कौन कौन सी दोनों? एक तो निजी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादनकर्ता और आपूर्तिकर्ता की भूमिका, और एक होती हैं लोक वस्तुओं यानी सामाजिक वस्तुओं की, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, इनकी आपूर्तिकर्ता की भूमिका। ये भूमिका जो होती हैं महत्वपूर्ण होती हैं। जिस व्यवस्था में दोनों भूमिका जो होती हैं मैंने बताई अभी, वो निजी क्षेत्र को मिलती हैं, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। और राज्य की कोई भूमिका नहीं होती है, लेकिन वह नियामक के तौर पर भूमिका निभाता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में एक भूमिका तय होती है, जिसमें ज़रूरतमंद लोगों को ज़रूरत का सामान मुहैया कराने की जिम्मेदारी जो होती हैं। और कुछ मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं में सरकारें ये जिम्मेदारी उठाती हैं, ज़रूरतमंद लोगों को ज़रूरत का सामान मुहैया कराती है या फिर बहुत ज़्यादा भार अनुदान देकर वहन करती हैं। विश्व बैंक की रिपोर्ट 1999 एक तरह से अर्थव्यवस्था में सरकार की उपयुक्त भूमिका को दर्शाती हैं। इसके मुताबिक सामाजिक और राजनीतिक ज़रूरत के मुताबिक सरकार की भूमिका में भी बदलाव संभव है। राजनीतिक समस्याएं 3 चीज़ों के मिलने से बनती हैं: आर्थिक निपुणता, सामाजिक न्याय, तीसरा व्यक्तिगत स्वतंत्रता। इन तीन उद्देश्यों को हासिल करने के लिए किसी भी अर्थव्यवस्था में ये इजाज़त नहीं दी जा सकती है कि जिसमें केवल राज्य की भूमिका हो या फिर केवल बाजार की भूमिका हो। इन चुनौतियों का सामना तभी हो सकता है जब सरकार और बाजार दोनों को संतुलित भूमिका दी जाए। संतुलन की परिभाषा मौजूदा स्थिति और भविष्य के लक्ष्य के आधार पर तय होती हैं। मौजूदा भूमंडलीकरण की दुनिया में सरकार और निजी क्षेत्र के बीच सटीक संतुलन को ही आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया कहते हैं। अगर हम किसी अर्थव्यवस्था की ज़रूरत का आकलन करेंगे तो इसमें राज्य की कुछ अनिवार्य भूमिका नज़र आएगी।